देख रहे हैं राज प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। दिल्ली के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बीजेपी के आरोपों पर सीएम अरविंद केजरीवाल का पलटवार, कहा मैं आतंकी या भ्रष्टाचार हूं तो गिरफ्तार करो ना। सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई अब 9 नवंबर को होगी। इस आधार पर ईडी ने किया याचिका का विरोध। दिल्ली में अब भी सांस पर संकट बरकरार, बहुत खराब श्रेणी में हवा की हालत। 321 है AQI। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले पीड़िता के पिता, जो अपराधियों के साथ होना था वो हमारे साथ हुआ। और दिल्ली में सिरतन से जुदा की धमकी, कल रात से गायब सेवानिवृत्त जवान, पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का मामला। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर केजरीवाल आतंकी है या भ्रष्ट है तो केजरीवाल अगर भ्रष्ट है तो मुझे गिरफ्तार कर लो, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में जांच बिठाने के मामले में उन्होंने कहा कि वहां जांच बिठा दी है, क्या हुआ उसका। साथ ही बीजेपी अब गुजरात और एमसीडी चुनाव के पहले कह रही है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। दरअसल केजरीवाल ना भ्रष्ट है और ना ही आतंकवादी है। केजरीवाल जनता का लाडला है, इससे बीजेपी को तकलीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार किया था और इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार की आड़ में सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया था। उन्होंने आपकी तुलना ऐसे छोटे समूह से की थी जो कुछ सीटें जीतकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए छोटे वादे कर सरकार में आते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के जूनागढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहां वो एक रोड शो निकाल रहे थे। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से गुजरात के लोगों से उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। और इस बीच केजरीवाल ने भी भीड़ से पूछा कि आप लोगों में से कितने लोग मुझे अपना भाई मानते हैं। इस पर भीड़ ने उत्साहित होकर केजरीवाल को जवाब दिया। लोगों का जवाब सुनने के बाद केजरीवाल ने उनको शुक्रिया अदा किया और कहा कि कोई अपना भाई कहता है, कोई अपना बेटा। मैं गुजरात के हर परिवार का हिस्सा बन गया हूं। मैं वचन देता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद मैं आपके परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा। और दिल्ली की आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद से ही बीजेपी आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और गुजरात विधानसभा चुनाव और दिल्ली नगर निगम को लेकर दोनों राजनीतिक बयानबाजी भी बढ़ गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 9 नवंबर को होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने जैन की जमानत याचिका पर जमकर विरोध किया। ईडी ने जैन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने जैन पर सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए और ईडी के वकील ने कहा कि जैन ना तो महिला है और ना ही बीमार है और ना ही 60 साल से अधिक आयु के हैं, उन्हें जमानत दी जाए। राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज विकास ढोल की अदालत ने जैन की जमानत याचिका की सुनवाई की और ईडी ने जमानत याचिका विरोध करते हुए कहा कि यह एक प्रभावशाली राजनेता का मामला है जो काले धन को सफेद कर रहा है। ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने अदालत को बताया कि कोलकाता में हवाला ऑपरेटर की सुविधा के लिए जैन नकद और करेंसी नंबर उपलब्ध करा रहे थे। ईडी ने कहा कि सत्येंद्र जैन से जुड़ी 5 कंपनियां हैं और ये कंपनियां पैसे के लेन देन में केवल कागजों पर थी और इन कंपनियों ने भी व्यवसाय नहीं किया है। राजू ने दावा किया है कि कागजों पर तो जैन सिर्फ शेयर धारक है, लेकिन वास्तव में इन पर उनका पूरा नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि मैं इसका निष्कर्ष निकालना चाहता हूं कि उनका इन कंपनियों से बाहर निकलना केवल कागजों पर था, क्योंकि उनके बाहर निकलने के बाद भी गतिविधियां जारी रही है और इससे पता चला है कि जैन का इस पर वास्तविक नियंत्रण था। ईडी के वकील ने कहा कि जैन ना तो महिला है और ना ही बीमार है और ना ही 60 साल से अधिक उनकी आयु है। उनके खिलाफ 1 करोड़ से अधिक की रकम का मामला दर्ज है। ऐसे में जमानत नहीं दी जाए
अदालत ने ईडी के पक्ष सुनने के बाद सुनवाई 9 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है और प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने जैन की जमानत याचिका की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत से विशेष न्यायाधीश विकास ढुल की अदालत में स्थानांतरित कर दी है और ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। उन्हें 12 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सांसों पर संकट अब भी बरकरार है। तमाम दावों और वादों के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे नहीं आ रहा है। पराली जलाने और प्रदूषण के अन्य कारकों के चलते दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात अब बने हुए हैं। वहीं दिल्ली में मंगलवार सुबह 8 बजे के करीब औसत AQI 321 रहा है और सफर के अनुसार दिल्ली स्थित लोधी पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 117 और PM जो है वो 2.5 और 235 रही है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी हवा खराब है। नोएडा में AQI 354 दर्ज किया गया जबकि गुरुग्राम में AQI 326 रहा। वहीं दिल्ली में PM जो है वो 2.5 और PM का जो 10 का स्तर क्रमशः बहुत ही खराब श्रेणी में रहा और इस दौरान 275 दर्ज किया गया। इसके साथ ही पूसा में AQI 332 जबकि धीरपुर में 329 AQI दर्ज किया गया। वहीं लोधी रोड में भी 317, दिल्ली एयरपोर्ट पर AQI 323 और मथुरा रोड पर AQI 338 रहा। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय में AQI 336 था और IIT दिल्ली में AQI 379 रहा। इसके साथ ही कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बीते दिनों दिल्ली सरकार से शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार होने के लिए स्कूलों को बंद करने के लिए कहा था। दिल्ली के छावला इलाके में 2012 में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आरोपियों को बरी करने के बाद पीड़िता के माता पिता ने कहा कि हम न केवल जंग हार गए हैं बल्कि हमारी जीने की इच्छा भी अब खत्म हो गई है। पीड़िता के पिता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से उन्हें निराश किया है और 11 साल से अधिक समय तक लड़ने के बाद न्यायपालिका से उनका विश्वास उठ गया है। यह आरोप भी लगाया गया है कि सिस्टम उनकी गरीबी का फायदा उठा रहे हैं। साल 2014 में एक निचली कोर्ट ने मामले को दुर्लभतम बताते हुए तीनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था। और आपको बता दें कि 3 लोगों पर फरवरी 2012 में 19 वर्षीय युवती के अपहरण, बलात्कार और बेरहमी से हत्या करने का आरोप भी है और अपहरण के 3 दिन बाद उसका शत विशत जो है वो शव मिला था। और पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर फूट फूट कर रोते हुए कहा कि 11 साल बाद भी ये फैसला आया, हम हार गए, हम जंग हार गए। मैं उम्मीद के साथ जी रही थी, मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। मुझे लगता था कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। पीड़िता के पिता ने कहा कि अपराधियों के साथ जो होना था वह हमारे साथ हुआ। 11 साल से हम दर दर भटक रहे हैं। निचली कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया था, उससे हमें राहत मिली थी। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले से हमें आश्वासन मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें निराश किया। अपराधियों के साथ जो होना था वो हमारे साथ हुआ। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कौन सी दुकान से? अपनी दुकान अपने अमेज़न से। हुडी से रुमाल तक, टीवी इन द हॉल तक, जीते हैं हम शान से। सब कुछ अमेज़न से। क्या क्या मिल सकता है विद इन 500। हर बजट में ढेर सारी चॉइसेस देख लो और पहले ऑर्डर पे तो डिलीवरी भी फ्री। अरे वाह! फिर तो और दिखाओ। अमेज़न के भरोसे के साथ हर बजट में जो चाहो वो पाओ। फिर अमेज़न खुलते ही दिल कहेगा और दिखाओ। ब्रेक के
के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में सेना से सेवानिवृत्त जवान के परिवार वालों के मोबाइल पर सिल तन से जुदा करने की धमकी देने का मामला सामने आया। सेवानिवृत्त जवान सोमवार से अपने घर से लापता है। धमकी में लिखा कि अजमेर टू पाकिस्तान। वहीं धमकी देने वाले ने खुद को पीएफआई से जुड़ा बताया और पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर पीड़ित का अभी तो पता फिलहाल अभी तक नहीं चल पाया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने रेड लाइन पर 8 कोच की मेट्रो का पहला सेट पेश किया है। रिठाला से शहीद स्थल नया बस अड्डा के बीच पर यात्रियों की सुविधा के लिए 6 कोच वाली 29 ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाई गई है और इससे रेड लाइन पर मेट्रो की हर फेरी में मौजूदा संख्या से करीब 500 अतिरिक्त यात्री सफर कर सकेंगे। रेड लाइन की इन 29 ट्रेनों में जोड़े जाने वाले सभी अतिरिक्त कोच मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से खरीदे गए हैं और रेड लाइन 4 मौजूदा इंटरचेंज स्टेशन वेलकम, कश्मीरी गेट, इंद्रलोक और नेताजी सुभाष पैलेस सहित रेड लाइन के स्टेशनों से रोजाना 4.7 लाख यात्री सफर करते हैं। ये डीएमआरसी नेटवर्क का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण गलियारों में से एक है। पुल बंगश और पीतमपुरा भी इंटरचेंज की सुविधा। मेट्रो फेज 4 में रेड लाइन की पुलबंगश और पीतमपुरा में भी इंटरचेंज स्टेशन बनाए जाएंगे। दिल्ली नगर निगम की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। वहीं उम्मीदवार सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर सकते हैं। वहीं एमसीडी चुनाव के उम्मीदवार के नामांकन पत्रों की जांच 16 नवंबर को होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की जो अंतिम तारीख है वो 19 नवंबर को है। दिल्ली नगर निगम में नई परिसंपन्न होने के बाद ये पहला चुनाव होगा और इस चुनाव में 250 वार्डों में वोटिंग होनी है और दिल्ली चुनाव आयुक्त विजय देव ने एमसीडी चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया था कि दिल्ली की नगर निगम के चुनाव 2 चरणों में होंगे। वही एमसीडी चुनाव के लिए मतदान 4 दिसंबर को होगा और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग गुजरात विधानसभा चुनाव के 2 चरणों के बीच के अंतराल में होगी, जो कि 1 और 5 दिसंबर को होना है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने कई प्रतिबंध लगाए थे। अब वायु गुणवत्ता सूचकांक में कमी आने के बाद उन प्रतिबंधों को हटाया गया। वहीं इस कड़ी में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ट्रकों की प्रवेश पर लगी रोक हटा दी गई थी। साथ ही वर्क फ्रॉम होम के दिशा निर्देशों में भी संशोधन किया गया है और अब पूरी क्षमता से ऑफिस चल सकेंगे। इसके अलावा गोपाल राय ने कहा कि हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन, बिजली परीक्षण से संबंधित सभी निर्माण कार्य पर लगी रोक जो है वो हटा दी गई है। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि निजी तोड़फोड़ और निर्माण कार्य पर रोक अभी रहेगी फिलहाल। और साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्राथमिक विद्यालय जो कि बंद कर दिए गए थे और खुली में गतिविधियों पर रोक भी लगा दिया गया था, लेकिन अब 9 नवंबर से प्राथमिक स्कूल भी खोल दिए जाएंगे और खुली गतिविधियों पर जो लगी रोक थी वो हटाई जा रही है। गौरतलब है कि वायु प्रदूषण की गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों को 8 नवंबर तक स्कूल बंद करने और 50% सरकारी कर्मचारी को घर से काम करने का आदेश दिया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में खबर जो है वो काफी गंभीर श्रेणी में पहुंच गए, जिसके कारण ये सब प्रतिबंध लगाए गए थे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर।
बार स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में डेंगू का खतरा बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। दिल्ली में बढ़ते डेंगू के मामले में पिछले दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिली और पिछले एक हफ्ते के दौरान दिल्ली में 295 डेंगू केस सामने आए। वहीं अब अक्टूबर महीने में भी 1238, जबकि सितंबर में डेंगू 600 के आसपास केस रिकॉर्ड हुए थे। इस साल अब तक डेंगू के 2490 केस सामने हैं। हालांकि इस साल डेंगू से अब तक किसी की मौत नहीं हुई है और इस साल अब तक मलेरिया के 207 और चिकनगुनिया के 41 केस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही बीते एक हफ्ते के दौरान मलेरिया के 7 और चिकनगुनिया का 1 केस दर्ज हुआ है। नगर निगम की एंटी मलेरिया विंग के अधिकारियों के अनुसार 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच डेंगू के लगभग 295 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल नवंबर महीने में करीब 66 मामले सामने आए थे और इसी तरह दिल्ली में पिछले सप्ताह मलेरिया के 7 नए मामले और चिकनगुनिया का नया मामला जो है दर्ज किया गया था। वहीं पिछले साल मलेरिया के 160 और चिकनगुनिया के 79 मामले सामने देखने को मिले थे। तो साफ तौर पर ये देखा गया कि डेंगू के मामले जो है वो इजाफा होते हुए दिख रहा है और जिससे हालांकि अब तक ये किसी की भी अब तक डेंगू से मौत की पुष्टि नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भीषण आग लगने की घटना सामने आई थी। यहां नोएडा के फेज 2 में पीएस सीमा के तहत मुश्किल इंटरनेशनल में आग लग गई थी। पुलिस समेत दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही थी। वहीं आग से अभी तक किसी की हताहत होने की कोई सूचना भी नहीं मिली थी। ये जानकारी गौतम बुद्ध नगर के थाना पुलिस ने दी थी और आग लगने के बाद से ही आसमान में धुएं का गुब्बार देखा जाने लगा था और आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी मच गया था। इधर से उधर लोग भागने लगे थे। बताया जा रहा है कि जिस कंपनी में आग लगी है वो एक एक्सपोर्ट की कंपनी थी। आग इतनी भयानक थी कि लोगों में हड़कंप मच गया था। स्थानीय लोगों ने तुरंत फोन करके पुलिस और दमकल विभाग को इस घटना के बारे में सूचना दी थी। आपको बता दें कि नोएडा थाना फेज 2 क्षेत्र के तहत आने वाले मुश्किल इंटरनेशनल B29 में एक भीषण आग लगी थी और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां पहुंच गई थी और अग्निशमन विभाग आग पर काबू पाए जाने की कोशिश में जुटा हुआ था। और इसमें बताया भी जा रहा था कि आग की वजह से कंपनी को बहुत सारा सामान जो है वो जलकर राख हो गया और जिसकी वजह से कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ है। आसपास के लोगों को बाहर निकाला गया और अभी तक फिलहाल इसका आग किस कारण से लगा इसका पता नहीं चल पाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाने वाले महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक और चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में एक बार फिर सुकेश ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कैलाश गहलोत के फार्म हाउस में 50 करोड़ रुपए 7 किश्तों में दिए गए थे। इसके साथ ही सुकेश ने दावा किया था कि सत्येंद्र जैन और जेल डीजी संदीप गोयल की तरफ से उसे लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी और उसने कहा कि जेल में उसे जान का खतरा था। उसने अपनी जान का खतरा बताते हुए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की थी। वहीं सुकेश चंद्रशेखर का ये एलजी का तीसरा लेटर है और इस बार सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने उसके साथ ही लिखी चिट्ठी भी उपराज्यपाल को भेजी थी। सुकेश ने इस चिट्ठी में उसके और उसके आम आदमी पार्टी के बीच हुए पैसे के लेन देन की पूरी जानकारी दी थी। उपराज्यपाल को भेजी गई चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने 50 करोड़ कैलाश गहलोत के फार्म हाउस देने और साल 2019 में 10 करोड़ सत्येंद्र जैन के साथ को देने के साथ ही साल 2019 से 2020 के बीच तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल को देने का भी जिक्र हुआ। उस चिट्ठी में बताया गया कि डीजी जेल को 12.5 करोड़ रुपए कब और कहां दिए हैं। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में इन सब के बारे में भी लिखा और सीबीआई जांच कराने की भी मांग की गई। दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन परिसर में अपने साफ सुथरे माहौल के लिए जाने वाले जहां थूकने पर भी जुर्माना लगाया जाता है। यहाँ के नियमों के बारे में भी सूचनाएं हर पल अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को दी जाती है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो में एक वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स के साथ साथ टीएमआरसी को भी साथ हैरान कर दिया। जिसमें एक शख्स को मेट्रो पर टॉयलेट करते हुए देखा जा सकता है और वायरल वीडियो में एक शख्स मेट्रो स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर पटरियों पर टॉयलेट करता दिखाई दे रहा था। ये वीडियो साउथ दिल्ली के मालवीय नगर स्टेशन का बताया जा रहा है, जिसे कुछ दिन पहले ही ट्विटर यूजर ने शेयर किया था और अब ये वीडियो ऑनलाइन धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
दिल्ली के मेट्रो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में बताया कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सिस्टम के अंदर साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में मदद करें और यात्रियों के उपयोग के लिए स्टेशन पर शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि ऐसी कोई गतिविधियां देखी जाती है तो यात्री पास के किसी डीएमआरसी के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या हमारे 24/7 हेल्पलाइन नंबर या सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ताकि दोषी पर कार्रवाई की जा सके। खबर दिल्ली में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।